बोलो बात। पहले क्वेश्चन लिखो। एक गुलाम की परिभाषा लिखो। नहीं, क्वेश्चन अलग है। एक गुलाम की परिभाषा लिखो, ये कह रहे हैं। डालो जरा क्वेश्चन। एक गुलाम की परिभाषा लिखो। देखो समझो, मैंने आपको कुलाम्स लॉ पढ़ा दिया पूरा, है ना। कुलाम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और ये डिस्टेंस पर रखे हुए हैं R, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और उस रिपल्सन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। वो इस कैसे भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको तो यहाँ पे विदाउट साइन लेने होते हैं ना। दोनों की फोर्स है टोटल। इतनी फोर्स ये इस पर लगाएगा, इतनी फोर्स ये इस पर लगाएगा, अपोजिट, लेकिन दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे। हमने वैल्यू निकाल दी, इतनी फोर्स लगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है एक गुलाम की परिभाषा क्या होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये Q1 Q2 एक एक गुलाम ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं? एक एक गुलाम। यानी मैंने कहा Q1 बराबर है Q2 के, और दोनों की वैल्यू है कितनी? 1 गुलाम मान लीजिए। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, इसको भी मैं मान लेता हूं 1 मीटर। क्या मान लेता हूं? 1 मीटर। एक एक गुलाम के चार्ज मान लिए मैंने डेफिनेशन बनाने के लिए। तो क्या होगा देखो जरा, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कराना जरा फोर्स में। तो कितनी फोर्स आएगी बताओ? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1, 1 × 1 1 लिख देते हैं। चलो 1 × 1/1 का स्क्वायर। देखो R भी तो 1 है। कहाँ से झांक के देख रहा है? तो सामने बैठना आ क्या है, या यहाँ बैठ बीच में आके। ऐसा लग रहा है जैसे वो शूटर ना होते हैं, वो निशाना ताक के बैठे होते हैं ऐसे, कब कब शॉट मारना है। तो 1 1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये वैल्यू तो आएगी केवल, और ये तो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू बताओ भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? हम्म इस पूरे की वैल्यू बताई थी ना मैंने। इस पूरे की वैल्यू बताओ। 8.85 इसकी है केवल, एप्सिलॉन नॉट की। इस पूरे की पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब घर जाके कोई नहीं पढ़ रहा। ये वैल्यू तो सारी याद होनी चाहिए एकदम। 9 × 10⁹ सब लिखवाइए देख। और ये क्या चीज निकाली है आपने? फोर्स। तो फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में। तो कितनी वैल्यू आ गई फोर्स की? 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स। मतलब समझो जरा, कि अगर आपने ये 1 1 गुलाम के चार्ज लिए और डिस्टेंस 1 मीटर ले ली, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो कितनी होगी? इतनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं, ये इतनी फोर्स कब आई है? जब आपने चार्ज को क्या लिया है? एक गुलाम लिया है। तो यहां से एक गुलाम की परिभाषा निकल के आ जाती है कि एक गुलाम का आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश पर कितना बल लगाता है? 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है। इतना बल केवल कौन लगा सकता है? एक गुलाम का आवेश ही लगा सकता है। 2 गुलाम का ज्यादा लगाएगा, 3 गुलाम का और ज्यादा लगाएगा। तो इतना कौन लगाएगा? एक गुलाम। बात समझ में आ रही है? तो मैं रख देता हूँ। मान लो एक ये गोला है, और एक ये गोला है। ये कहाँ रखे हैं भाई? एयर में रखे हैं, वायु में रखे हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? तो देखो मैंने दूरी कितनी लिख दी इनके बीच की? 30 सेंटीमीटर। अरे यहां तक समझ में आया नहीं?
उतारने पहले लग जाते हैं लपड़ दपड़, पहले सुन लिया और मैं जो समझा रहा हूँ, उतारने का टाइम मिलता है तुम्हें। ठीक है, अब कह रहे हैं आवेशित गोलों पर क्रम से चार्ज दे रखा है, पहले पर भी दे रखा है, दूसरे पर भी दे रखा है। इस पर कितना दिया है बताओ जरा, वैल्यू क्या दी हुई है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और इस पे कितना है बताओ? 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम। ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है दोनों। ठीक है, तो बहुत आसान है, उनके बीच कितना बल लगेगा, फोर्स पूछ रहे हैं, दोनों के बीच कितनी लगेगी? फोर्स तो लगेगी जब चार्ज है दोनों पे तो। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है दोनों पे? पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है? क्यों? सब कुछ तो लिखा है निगेटिव चार्ज है, तुम बताओ। निगेटिव है दोनों, तो कौन सी फोर्स लगेगी दोनों के बीच? प्रतिकर्षण या आकर्षण? रिपल्सन। निगेटिव चार्ज है ये, है? कैसे पहचाना निगेटिव चार्ज है? तो पावर माइनस का मतलब ये पूरी वैल्यू माइनस में होती है क्या? तो पावर माइनस का मतलब ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू है ये, तो कैसे कह रहा हूँ निगेटिव फिर तो? अगर 7 × 10⁻⁻² लिखा है, इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू है, पूरी निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब तो ये हो गया कि 0.07 ये निगेटिव है। तो हर माइनस का मतलब वो वाला निगेटिव नहीं होता है, ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। 0.00 समथिंग कुछ होगा, 2 0 पॉइंट और फिर आपके 6 जीरो और फिर 2 है, तो है तो पॉजिटिव ही, कितना भी छोटा हो है तो पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लगेगा रिपल्सन ही, लेकिन आप चार्ज नहीं पहचान पा रहे हैं, दिक्कत ये है। निगेटिव तब होता है जब यहाँ माइनस लगा होगा, अब आप कहोगे निगेटिव चार्ज। कैलकुलेट करो फोर्स कितनी लगेगी बताओ। अच्छा बताओ क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमें। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के है ना, उसका ऐसा करके डायग्राम बना लेते हैं ग्राफ के एकदम से। ठीक है, फिर लिखते हैं गिवन दैट कि हमें ये जो वैल्यू दी हुई है, ये ना इनके सिंबल क्या 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 होंगे, है ना? ये 30 क्या चीज है, किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, ऐसा करके लिखते हैं। फिर फॉर्मूला लगाते हैं, फिर आंसर आते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से पढ़ा क्वेश्चन और फिर सोचने लगे कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे थोड़ी, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये 30 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये Q1 वो Q2, बस देखो Q1 है 2 × 10⁻, और Q2 कितना है? ठीक है, दोनों वैल्यू लिखनी है आपने, बस और कुछ तो दिया ही नहीं है। तो अब हमसे पूछा क्या है, फोर्स पूछिए, रिपल्सन फोर्स जो भी होगी कैसी होगी, मतलब जितनी भी फोर्स लगेगी वो लगेगी कैसी, रिपल्सन लगेगी, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, नेचर तो हमने बता दिया इसका अभी। तो हम लगा सकते हैं बाय कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं फोर्स पता करने के लिए। कूलॉम्स लॉ लगाने का मतलब वो थ्योरी नहीं लिखनी है, कूलॉम्स लॉ मतलब फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट। क्या था, तो क्या था बताओ, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इस पूरे की वैल्यू नहीं जानते हम, 9 × 10⁻⁹। फिर से दो गोलों की बात हो रही है, दो छोटे गोले हैं, एक छोटा गोला ये है, एक छोटा गोला ये है, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि डिस्टेंस दी नहीं है हमको, और चार्ज दिया है, इस पर कितना चार्ज है भाई, 0 पॉइंट, और क्या है आगे, माइक्रो कूलम, और इस पे कितना है बताओ, 0.8 माइक्रो कूलम। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, लेकिन फोर्स बता दी, जो फोर्स लगेगी ना इनके बीच में, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी उस वाले क्वेश्चन में, वो इसमें दी हुई है। कितनी फोर्स लग रही है बताओ? हाँ, कह रहे जो फोर्स लग रही है ना बिटवीन द चार्जेस, वो है 0.2 न्यूटन की, और Q1 है आपका 0.4 माइक्रोकूलम, एंड Q2 इज 0.8 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है, हाँ, और मीडियम बता दिया गया है आपको, एयर में है ये। ठीक है, मैंने बताया एयर और वैक्यूम, उसमें अलग मीडियम में क्या डिफरेंस है वो हमने कूलम्स लॉ में समझा था, तो एयर वाला ही लगा रहे हैं हम बार बार, है ना।
तो इस बार तो फोर्स दी है, तो पूछा क्या है ए पॉइंट में, ए पॉइंट में पूछा है आपसे दोनों के बीच की क्या बता दो, दूरी कितनी है ये बता दो, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आपसे पूछा है, नहीं स्मॉल आर पूछा है। कर सकते हैं सर, फॉर्मूला तो वही लगेगा, इसमें आर आता है, उस आर स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे, मैं अलग कर देता हूँ, फिर तुम वैल्यू रख के कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो हम लगाएंगे फिर से वही क्या, बाय कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ लगाओ, देखो एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर फाइंड करना ना कि आर स्क्वायर, आर फाइंड करना, ध्यान देना। तो आर स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, जिसको फाइंड करना होता है उसको अलग कर लेते हैं ना, और एफ को कहां ले जाता हूं, इसके नीचे। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, Q1 Q2 डिवाइड में कौन आ जाएगा बताओ, फोर्स आ जाएगी एफ। इन सब की वैल्यू आपको पता, देखो इसकी वैल्यू भी जानते हैं, Q1 Q2 दिया हुआ है, फोर्स को फोर्स भी दी हुई है, तो यहां से आर कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना। देखो कई बार बताइए मैंने ये बात, जब पॉइंट इधर चलेगा, ठीक है, तो बताओ 10 की पावर क्या होगी, माइनस होगी, और जब पॉइंट इधर चलेगा तो 10 की पावर प्लस होगी। आंसर किसी का नहीं आया भाई, कैलकुलेटर भी लगा लिए और पीछे कैलकुलेशन भी कर ली, आंसर नहीं आ रहा। देख क्या है मैं क्या बताऊं, है बहुत बड़ा आ रहा है, गलत आ रहा है, इसका मतलब गलत है। मुझे ना पता है इधर देखो, मैं तो बोर्ड पर कर रहा। देखो अब तुम समझ गए क्यों नहीं हो पाते बच्चों से न्यूमेरिकल एग्जाम में, सबसे मेन रीजन कैलकुलेशन का है, सबसे बड़ा रीजन। जब कैलकुलेशन ही ठीक नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे बताओ। देखो इस पूरे की वैल्यू मैंने ये रख दी, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कूलाम में कन्वर्ट कर लो इनको, 10⁻⁻6 कूलाम। हाँ इधर देख अब तू बोर्ड पर मिला लेना अपना, सही आएगा बता। इसको लिख देंगे 10⁻⁻6 कूलाम, ये कूलाम में कन्वर्ट कर लिए मैंने सबसे पहले माइक्रो को, ठीक है। अच्छा अब इनकी वैल्यू रखो, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6, कुछ तो वैल्यू लिखने में ही मिस्टेक कर देते हैं ये, हाँ टीप टीप पे लिखनी है बस इसमें, तो उसमें ही गड़बड़ हो जाएगी उनकी, तो ये गड़बड़ खत्म करनी है भाई। मैंने कहा था सबसे पहले कोशिश करा करो वैल्यू कट हो जाए, तो देखो इस 0.2 से इस 0.4 को मैं कट कर सकता हूँ, कितना आएगा बताना, 0.2 आएगा, खाली 2 आएगा, भरा हुआ भी नहीं आएगा, खाली आएगा तो कैसे आएगा देखो, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो बचा क्या 2 और 4, तो 2 से 4 काटेगा क्या आएगा, अरे ठीक है, पॉइंट हटा के क्यों लगा रहा है, जहाँ दो दो लोग बैठे हुए हैं पॉइंट कटवाने के लिए कि भैया हमारा पॉइंट काट दो, हमारा काट दो, तू पॉइंट ही ना काट रहा हूँ, तू और बढ़ा रहा जी, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है ना, बढ़ा दे कोई दिक्कत ना है, कैलकुलेशन सही करेगा ना करेगा तब भी आंसर सही आएगा, कैसे भी कर ले बस, कैसे भी कर लो, ये तो मैथ है ना भाई, कहानी इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पकड़ा तो कहानी है तो नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, और 18 की 8 से कर दो जरा, 144 है ना, 144, और पॉइंट ही लगेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा देखो, एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद है ना, तो इसमें कहाँ लगेगा, एक नंबर के बाद, ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, एक लाइन में यही आंसर आ जाएगा, यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा बस खत्म, 10 घंटे लगा रहे हो, हाँ
अरे 9 की 2 से करेगा 18, 18 की 0.8 से करनी है, तो ये 144 आया। कैसे लगाते हैं पॉइंट? एक नंबर के बाद है यहाँ पे बस, इधर तो है ही नहीं ना, इधर कहाँ है? एक नंबर के बाद आ गया, समझ गए? ये मैं वीडियो में से कट करूंगा ये सब बातें ये तो बहुत बेसिक है ना मल्टीप्लाई थोड़ी सी के बच्चे। तो क्या आया बताओ? 9 में से 6 माइनस करो, कितना बचा? 3। 3 में से 6 माइनस करो, माइनस के 3। सही है? कितनों का ये आया बताना जरा, कितनों का आया ये? जरा ये आया यहाँ तक। गलत है, वो गलत है, अगर एक वर्ड भी गलत है तो गलत है हमारा। हाँ 12 हो जाएगी, तो 9 में से 12 हटाओगे तब भी क्या आएगा? मैंने क्या बोला? कहानी इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो पकड़ना तो कहानी है। अरे समझ गए? 9 में से माइनस के 12 घटाओगे तो इन तीन का, अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ समझो। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो आर के लिए हमें इस पर रूट लगाना पड़ेगा, बताओ। अब इसको यहां से निकालना बहुत आसान है, देखो कैसे। बस ये जो नंबर है ये स्क्वायर रूट होना चाहिए किसी ना किसी का, नहीं है तब भी निकाल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा जब नहीं आएगा। फिलहाल ये होता है। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस पावर का इवन होना जरूरी है रूट के अंदर। अगर पावर इवन नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आती निकलने में, निकाल नहीं सकते फिर हाफ करना है ना इसका पावर का हमें। तो इसको इवन बनाने के लिए क्या कर लें बताओ? इस पॉइंट को किधर बढ़ाऊं मैं, इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं? इधर बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब पॉइंट इधर बढ़ाते हैं तो माइनस हो जाती है पावर। जैसे ही मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा एक माइनस हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा ये, और 4 का फिर आधा 2 हो जाएगा। अरे समझ गए? हाँ तो देखो क्या करें। हाँ तो देखो, और लास्ट में जब पॉइंट आ जाता है तो लिखते ही नहीं है, यानी इसको लिख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर, एक घट गई इसमें से, तो माइनस तो वो पहले ही है, तो घटा में घटा करोगे तो जुड़ ना जाएगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो अब 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का, है ना, और पावर का हाफ कर दोगे तो 10 की पावर माइनस के 2, और ये आंसर किसमें आएगा बताओ? ये डिस्टेंस निकाली है तो मीटर में। ये भी ध्यान रखना, जो चीज निकाल रहे हो उसी की यूनिट आएगी। बच्चे निकालते डिस्टेंस है, यहाँ लिख देते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन लिखने की आदत हो गई ना डिस्टेंस में न्यूटन में आ गई। हम्म। हाँ कह रहे हैं जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, फिर कुछ दिया है, हाँ बीमाहीन है। आगे। हम्म। ये अनुपात क्या बताता है? देखो कुछ दिया हुआ है, हम उसको देखो जरा, घूर घूर के देखो जरा एक मिनट के लिए, इसको पहचानो क्या है वो। कुछ दिया है इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है भाई? कुछ क्या है वो? ये है के, के है ना, और फिर ई स्क्वायर है, और फिर डिवाइड में क्या है भैया? जी है कैपिटल, और स्मॉल एम ई है, और फिर स्मॉल एम पी है। कह रहे हैं ये क्या है ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर ये क्या बता रही है आपको, वो बताओ। नहीं पहला पॉइंट ये नहीं है, पहला पॉइंट ये है कि जांच द्वारा सिद्ध करो कि ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ ये बीमाहीन है, बीमाहीन है, इसकी बीमा नहीं है कोई। और बीमा किसकी नहीं होती है? एलआईसी वाला बीमा ना है बीमा पता है किसी को क्या होता है? 11th में भर भर के बीमा ही बीमा है, 11th का सब आता है कोई। अभी बताऊंगा क्या अभी। तो पहले क्वेश्चन समझो, कह रहे हैं ये जो राशि है ये कैसी है? बीमाहीन है, ये सिद्ध कीजिए। और फिर बताइए कि ये आपको क्या बता रहा है, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट बता रहा है। पहले हम समझते हैं कि पहले ये चीज है क्या, ये आई कहाँ से, पहले इसको बनाते हैं, तब समझ में आएगा कि ये बता क्या रहा है और इसकी बीमा है या ना ना। ठीक है, बीमाहीन का मतलब ये समझो पहले आप,
बीमाहीन का मतलब होता है डायमेंशन लेस। डायमेंशन डायमेंशन लेस मतलब, ये तो इंग्लिश लिख दी भैया तुमने, मतलब बताओ इसका। डायमेंशन लेस का मतलब होता है जो यूनिट लेस होती है ना, यूनिट लेस, उनको ही डायमेंशन लेस बोल सकते हैं। यूनिट लेस को समझते हैं ना, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी क्या ना, जिसका क्या ना हो, मात्रा की ना हो, यूनिट ही ना हो उसकी। उसकी यूनिट ही नहीं होगी तो उसकी डायमेंशन ही नहीं होगी। जिनकी यूनिट होती है उनकी डायमेंशन होती है। जैसे देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मास होता है, मास, मास की यूनिट क्या होती है बताओ, किलोग्राम, ये यूनिट है। अब किलोग्राम वाली जो यूनिट है ना, तो इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं हम, जिसकी यूनिट होती है उसकी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं हम ब्रैकेट में कैपिटल एम, ऐसे करके 11th में पढ़े थे ना। तो ये कैपिटल एम किसकी डायमेंशन है, मास की। बीमा है, मास की बीमा है एम, समझ गए। ऐसे ही अगर मैं पूछूं लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई की यूनिट होती है, क्या होती है बताओ, मीटर। तो इसकी बीमा लिख सकते हैं हम कैपिटल एल। लेंथ मतलब कैपिटल, मास मतलब, ऐसे करके याद कर लेते हैं ना। ऐसे ही टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, आवर, मिनट बहुत होती है ना, सेकंड ले लेते हैं तो। और इसकी जो वो होती है ना, बीमा, वो होती है कैपिटल टी। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी बॉडी आप ऊपर की तरफ पुश करो या नीचे की तरफ उसको छोड़ो तो वो अट्रैक्ट हो जाती है अर्थ की वजह से, अर्थ उसको खींच लेती है अपनी तरफ, क्योंकि दो मास के बीच में फोर्स लगती है। ये बताया न्यूटन। आइंस्टीन ने बताया, क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया ये बॉडी, अर्थ नहीं खींचती इस बॉडी को, जबकि ये जब आप उसको छोड़ते हो ना, तो ये तो यही रहता है, अर्थ जो है वो ऊपर आ जाती है। है ना, ये न्यूटन आइंस्टीन ने बताया। अर्थ ऊपर आई है, ये बॉडी कहीं नहीं गई, ये तो वही है अपनी जगह स्पेस में ही। आइंस्टीन जी सही है, बिल्कुल अर्थ एक्सिस। दिखाई ये दे रहा है ना, दिक्कत ये है ना, क्योंकि हम भी तो अर्थ पर ही है ना। एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो आज उस तरीके से नहीं आई है जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। आइंस्टीन ने बताया कि ये जो स्पेस है ना, यहाँ हम स्पेस टाइम का कर्व खींच सकते हैं। ये मतलब ये जो स्पेस है और जो टाइम है वो एक साथ रहते हैं, तो ये स्पेस में ही तो है मार्कर। तो अर्थ क्या करती है, बॉडी को नहीं खींचती, क्या करती है, स्पेस टाइम को ही अपनी तरफ खींचती है। जो स्पेस टाइम है, जो स्पेस है उसको अपनी तरफ खींचती है, सक करती है अपने अंदर। जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, जितने भी प्लेनेट है, उसी को ग्रेविटी कहते हैं। तो जैसे ये मार्कर मैंने स्पेस में रखा, तो अर्थ क्या कर रही है, इस स्पेस को ही अपने अंदर खींच रही है। तो स्पेस जब अंदर जाएगा उसके, तो मार्कर भी तो वहीं रखा है, तो वो मार्कर भी नीचे जाएगा। समझ गए, देखा है वो वाला डायग्राम, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक चादर है, उस पर मैं एक बहुत भारी सी बॉल रख दूं, तो चादर वो अंदर की तरफ घुस जाएगी, अंदर की तरफ बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाएगी, चादर गड्ढा हो जाएगा ना उसमें। ऐसे ही स्पेस में जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आता है तो स्पेस को अंदर की तरफ खींच लेता है, तो स्पेस में हो जाता है गड्ढा। अब उस गड्ढे में कोई भी चीज डालोगे वो चिपक जाएगी, नीचे नीचे गिर जाएगी जाके, जाएगी नहीं जाएगी सेंटर पे। ऐसे ही स्पेस में कोई चीज रखोगे तो वो अर्थ पे गिरेगी जाके, क्योंकि अर्थ ने स्पेस में गड्ढा कर रखा। बात समझ में आ रही है। हाँ। तो ये बात बताई थी एल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताई थी, ठीक है। ये आएगा, मेरी वीडियो देखी थी। अब जितनी भी बातें मैंने बोली है ना, यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन हो रही होंगी। एडिटिंग जब मैं करता हूँ ना, तो यहाँ पर वो सब डायग्राम से एक्सप्लेन होगा। वीडियो देख लिए तब तुझे समझ में आ जाए, ठीक है। तो न्यूटन ने तो बहुत बेसिक सी बात बता दी कि दो बॉडी के बीच में फोर्स लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है, वो सब आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा बाद में, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मूला भी दिया फोर्स लगाने, वो जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो क्या फॉर्मूला था इनका बताओ, फॉर्मूला था, ग्रेविटी का लिख रहे हैं ना तो जी लिख देते हैं यहाँ साइड में पीछे, है ना। तो फॉर्मूला था कैपिटल जी, और जो बॉडी है जिनके बीच में मास लग रहा है, मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है, तो मास ऑफ वन बॉडी
इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी m1 m2 और डिवाइडेड बाय क्या, इनके बीच का डिस्टेंस। देखो कुछ कुछ मिलता जुलता है ना कूलम्ब्स लॉ से ही, कूलम्ब्स लॉ की तरह ही तो है। अरे भाई वहां पे k था, यहाँ पे g है। वहां पे q1 q2 लेते थे, यहाँ पे m1 m2 ले रहे हैं। वहां भी डिस्टेंस का स्क्वायर होता था, यहाँ भी डिस्टेंस का स्क्वायर है नहीं है, उसी की तरह है। बस वहां चार्जेस है, यहाँ पर मासेस। m का होता मास। अब यहाँ समझो, हमें ये जो चीज दी हुई है इसमें m1 m2 तो नहीं लिखा, ध्यान से देखना, इसमें लिखा है me और mp। कोई बच्चा बताएगा e और p का क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ, e का मतलब है इलेक्ट्रॉन, e का मतलब है इलेक्ट्रॉन और p का मतलब क्या है, प्रोटॉन। मतलब ये जो m1 m2 बॉडी लिए हैं, ये इन्होंने बॉडी नहीं लिए, इन्होंने यहां पर तो लिया है क्या, इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या लिया है, प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास की बात कर रहे हैं, तो हम भी यहां पर क्या लिख देते हैं, एम ई। इलेक्ट्रॉन का मास को क्या कहेंगे, एम ई, और प्रोटॉन के मास को क्या कहेंगे, एम पी। तो सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, एम पी। तो न्यूटन का लॉ तो ये कहता है भैया, ये चीज बन के आ गई क्या, नहीं अभी तो नहीं आई। देखो इसमें क्या आ रहा है, के और आ रहा है। हमने जी से पता करा ना, ग्रेविटेशनल वाला लॉ लगा होगा। के से क्या पता चल गया, कूलम्ब्स लॉ भी लगा होगा। ये जो पूरी वैल्यू होती है 1/4πε0, इसको क्या क्या कहते हैं बताओ, यही तो कहते हैं, स्मॉल के कहते नहीं कहते हैं, तो वही वाला के है ये। अरे स्मॉल कर ले, सिंबल तो कोई भी हो सकता है। अरे समझ गए, तो ये वही वाला के है, इसका मतलब इसको तो कह दो इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लगाओ, अब कूलम्ब्स लॉ लगाओ। हम इसको बना रहे हैं पूरा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूँ इसको, ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कौन कौन से नियम लगे होंगे इसके अंदर। तो मैंने जी एम ई एम पी से तो ये बना दिया, देखो ये चीज आ गई नहीं आ गई। अब मैंने ये देखा तो मुझे कूलम्ब्स लॉ याद आया, तो अब मैं कूलम्ब्स लॉ लगाऊंगा, फिर देखूंगा कैसा ये बनेगा, है ना। तो लगाओ बाय, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा आया देखो, है ना, बाय कूलम्ब्स। कूलम्ब्स लॉ लगा दो, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है बताओ, कूलाम तो सी लिख देता हूँ, कूलाम का नियम लगा रहे हैं, क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ये चार्ज भी तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अरे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही तो है, प्रोटॉन भी एक चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये तो अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी, तो कितनी लगेगी बताओ, क्या लिख दूं, के 1/4πε0 की जगह के लिख दूं, Q1 Q2, Q1 Q2। Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन है, और Q2 कितना है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भैया, अरे भाई बहुत बढ़िया, ये लौंडा है देखो। और प्रोटॉन पे, बहुत अच्छे, सही है, अरे सही है। लेकिन मतलब वैल्यू तो बराबर ही है ना दोनों। और इस वैल्यू को क्या कहा था मैंने, वैल्यू को भाई यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं वो तो विदाउट साइन लेते हैं ना, तो इस साइन से तो मतलब है नहीं मुझे, है ना। और इस वैल्यू को मैंने बताया था क्या कहते हैं, ई कहते हैं, ई स्मॉल ई तो कहते हैं। यानी मैं Q1 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ई, और Q2 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ई, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम है। मैंने बताया था ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है मान लो, ई मतलब चार्ज है ये। हाँ, इस पे अगर माइनस लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगर प्लस लगा दोगे तो ये प्रोटॉन। हम तो विदाउट साइन लेते हैं, तो ई लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई ले लिया, प्रोटॉन का चार्ज भी ई ले लिया, साइन तो लेनी ही नहीं है ना। अपॉन में क्या आएगा बताओ, बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर, सही है। तो देखो यहाँ पे ई इंटू ई क्या हो जाएगा, बन जाएगा ऊपर वाला, तो बनाओ, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सही है। अब मुझे कोई बच्चा ये बताओ कि अब ऊपर वाला कैसे बनेगा, बताओ जरा। ये दो वैल्यू तो आपको मिल गई, इसी को लिख दिया है ना, इसको मान लो क्वेश्चन सेकंड। तो क्या हुआ होगा इनके दोनों के बीच में जो ये बना, हाँ, समीकरण दो को समीकरण एक से जैसे ही भागा लगाओगे, मतलब भाग करोगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, यानी ये बन जाएगा। यानी जो कुलाम फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको डिवाइड कर दो किससे,
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वो चीज बन के आ जाएगी। सही है, कर दो बात, तो करो फटाफट। तो यहाँ कर देते हैं, करो। समझ गए, 2 को 1 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको ऊपर लाना है। अगर 1 को 2 से कर दोगे तो ये नीचे चला जाएगा ना। अरे समझ गए, हाँ। तो डिवाइड इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो बताओ इधर का भी करो डिवाइड। एफ सी कहाँ जाएगा, ऊपर, और एफ जी कहाँ आएगा, नीचे। इक्वल टू में क्या है, डायरेक्ट लिख दूं। समझ गए ना, इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, आर स्क्वायर था उसको कट जाएगा, तो ये ऊपर आएगा, और ये कहाँ आएगा इसके। समझ गए, ये काट के दिखाऊं। समझ गए, ठीक है, मिल गई यही वैल्यू, मिल गई। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये वैल्यू क्या बता रही है हमको, बताना जरा। ये हमें बता रही है जो अट्रैक्शन फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके बीच में, उसका अनुपात बता रही है ये। अट्रैक्शन फोर्स चार्ज वाली और ग्रेविटेशनल फोर्स मास वाली, उन दोनों का रेशियो बता रही है ये वैल्यू। सही है, अब चेक करो क्या ये यूनिट लेस है। बिल्कुल यूनिट लेस है, देखो कैसे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इस फोर्स की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। ऊपर नीचे न्यूटन से न्यूटन, क्या यूनिट है, कुछ भी नहीं है। तो जब यूनिट नहीं है तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन यानी बीमाहीन, हिंदी में लिख दो। देखो यह है एक बीमाहीन राशि है। नोट करो, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है जितनी भी लिखी है इसमें, इनकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो तुम आसानी से। एफ सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, बताओ के की वैल्यू बताओ भाई। अलग अलग कहाँ होती है, के की वैल्यू एयर के लिए बताओ। अरे यार, 1, वो वाला के थोड़ी है ये, वो डाइलेक्ट्रिक था, वो थोड़ी है ये, वो तो एप्सिलॉन नॉट के पास आता था। ये वो वाला के है, ऊपर ही जो आया था। अभी मैंने बताया था इस के का मतलब क्या है, इस के का मतलब है ये है इसका मतलब, यही तो है इसका मतलब के का। तो इसकी वैल्यू नहीं जानते क्या पूरे की, 9 इंटू, अभी बताया तो भूल गए तुम। यही तो चीजें याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक वाला के नहीं है ये इस पूरी वैल्यू का मतलब जो के होता है वो वाला के है, स्मॉल के जो मैंने बनाया था वहां। यहाँ ये कैपिटल बन गया इसलिए कंफ्यूज हो गया है ना। चलो, तो इसकी वैल्यू जानते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इधर देखो, ई की वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो चार्ज है कितना होता है बताओ, 1.6 10 की पावर, इसका देखो स्क्वायर है, तो इसका भी मैंने पूरे का क्या कर दिया। सही है, अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या दिया हुआ है, कैपिटल जी की वैल्यू जानते हैं, मैंने बताया कांस्टेंट है ये भी, अभी बताई थी वैल्यू है ना। तो ये होती है 6.67 10 की पावर -11। सही है, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। ये क्या है, एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, बताया था मैंने, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास बताओ। अरे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होगा क्या, बताया नहीं था उस दिन जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, तो मैंने पूछा था मास भी ट्रांसफर होगा नहीं होगा। हाँ, अरे ऐसा आधी अधूरी बात है, याद करेगा। 10 की घात -31, पूरी रट लो इन वैल्यूओं को। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -के 31, आ जाओ इधर। मास ऑफ प्रोटॉन बताया था क्या, मास प्रोटॉन बताया था, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का नहीं बताया। चलो बता देता हूँ, इसका होता है 1.627 इंटू 10 की पावर -27। एक सेकंड में चेक कर लूँ, जाओ सही लिखा है। ठीक है, 1.67 10 की पावर -27 रख दो। ये है, अब इसको जब सॉल्व करोगे पूरी को,
तब तुम्हारे पास एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी इसकी नंबर में, और वो क्या आएगी वो आप घर से सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फिलहाल। ठीक है, घर पे जाके चेक कर लेना यही आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसकी वैल्यू देखो इधर, टाइम लगेगा सॉल्व करने में से। हाँ, इधर देखो बोर्ड पर, बाद में नोट करना। इसकी वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.3 10 की पावर 39, ये आएगा समथिंग। घर पे जाके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो अब इधर देखो जरा, यहां से समझने वाली बात है। इसको सॉल्व करके आया, अब यहां से हमें क्या पता चला, देखो इस एफ जी को इधर ले जा सकता हूं इनटू में, तो एफ सी इज इक्वल टू, बंद कर लो जिसका फोन है ये, समझो जरा यहाँ, इस एफ जी को इधर डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है, इनटू में, तो इसको इनटू में ला सकता हूँ इधर। इस चीज से तुम्हें क्या पता चल रहा है मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है हमें।